तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफिकल एनालिसिस मोशन चैप्टर में, है ना। अब ये ग्राफिकल एनालिसिस क्या होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। और आप मैथ्स में बहुत सारे ग्राफ्स पहले भी ड्रॉ करते रहे हैं। ग्राफ पेपर भी आपने देखा है, उसमें भी आप ड्रॉ करते हैं ग्राफ्स, है ना। लेकिन ग्राफ्स का पहले मतलब क्या होता है, फिर ग्राफ बनाना तो सीख ही लेंगे, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब होता है उसको समझने की जरूरत है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में जो ग्राफ्स होते हैं ना बच्चों, ये ओवरऑल आइडिया देते हैं। ग्राफ्स हम इस तब बनाते हैं जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है, बहुत ज्यादा डाटा। अगर आप सोचो, आपने देखा होगा कि जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच चल रहा है ना, सभी लोग जानते हैं क्रिकेट मैच देखते हैं, वर्ल्ड कप आता है तो देखते ही है। कैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, तो आप सोचो कि ओडीआई है, वनडे इंटरनेशनल है, तो उसमें आपको पता है कि उसमें 0 से लेकर 50 ओवर्स होंगे। और एक ओवर में आपको पता है 6 बॉल्स होती हैं, 6 बॉल्स होती है ना, 6 बार बॉल फेंकता है एक बॉलर, 6 बॉल फेंकता है एक ओवर में। तो सोचो ऐसे कितनी बॉल्स फेंकनी पड़ेंगी 50 ओवर में। तो आपको पता है 300 बॉल्स, मतलब 50 इंटू 6, तो 300 बॉल्स वो फेंकेगा। और हर बॉल में रन बनेगा कुछ ना कुछ, हर ओवर में हर बॉल में कुछ ना कुछ रन बनेगा। कोई मेडन ओवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे आपको 0 से 50 ओवर तक, या 0 से 300 बॉल तक, और 300 से ज्यादा बॉल भी हो सकती है, कोई बॉल वाइड भी हो सकती है, कोई नो बॉल भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारा डाटा आ जाएगा बच्चों। अब आपको अगर उसको समझना है, जैसे किसी ने मैच नहीं देखा है लेकिन उसको एनालिसिस चाहिए, तो वो इतना सारा डाटा अगर रीड करेगा तब तो परेशान हो जाएगा, भाई कैसे मैच वेरी कर रहा था, ये कर रहा था। इतना टाइम थोड़ा ना होता है किसी के पास। आप तो ये चाहते हो ना कि डाटा कितना भी ज्यादा हो लेकिन मुझे तुरंत समझ में आ जाए, चीजों को देखकर समझ में आ जाए, मेरा टाइम वेस्ट ना हो। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसका ज्यादा टाइम वेस्ट हो, उसको जल्दी से चीजों को समझ में आ जाए। तो अगर आप सोचो कि इसका ग्राफ बन गया है, जैसे आपने टीवी में देखा होगा, आप कभी कभी बीच में टीवी देखते हैं तो आपको पुराना पता नहीं चलता है कि कैसे रन्स बने, क्या रन्स बने, लेकिन उसी के बाद ग्राफ्स आ जाते हैं बच्चों। देखो, तो उसमें एक ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे आप बिल्डिंग्स बनी होती है, बिल्डिंग्स, ये 1 ओवर में 10, ये 5 रन, ये 6 रन, ये 7 रन, ये 10 रन। तो ऐसे किसी ओवर में बड़ी बिल्डिंग होती है, किसी ओवर में बिल्डिंग होती ही नहीं, मतलब वो ओवर मेडन हो गया। किसी ओवर में बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा रन्स बन गए। ऐसे आपने देखे होंगे ना, ऐसे आपने देखा होगा डेफिनेटली। ये 1 ओवर, ये 2 ओवर, ये 3 ओवर। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में ओवर ले लेते हैं और वाई एक्सिस में रन्स ले लेते हैं। तो आपने इस पूरे डाटा को नहीं देखा, आपने सिर्फ ये ग्राफ देख लिया, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल गया कि अच्छा ऐसे 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 रन्स बने। यानी कि ग्राफ का मीनिंग, ग्राफ हमारे लिए कब यूजफुल है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा होता है और बहुत ज्यादा डाटा को हम डायरेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें ओवरऑल आइडिया चाहिए तो हम क्या बना लेते हैं बच्चों, ग्राफ बना लेते हैं। या फिर आपको क्रिकेट मैच में ऐसा भी ग्राफ दिखा होगा, भाई रन कैसा बन रहा है, दो टीमों को कंपेयर भी कर सकते हो आप। एक इस तरीके से ग्रीन कलर की लाइन है, यहाँ पे डॉट डॉट बने होते हैं, मतलब विकेट गिर रहे हैं। फिर एक दूसरे टीम का होता है तो पता चलता है कि ये टीम आगे चल रही है पहले टीम से, ये ए टीम का ग्राफ था, ये बी टीम का ग्राफ था। इस तरीके से एनालिसिस हो जाती है, तो आप समझ जाते हो कि ए और बी टीम में क्या अंतर आ रहा है। तो ये किससे समझ पा रहे हो आप, आपने कोई डाटा एनालाइज नहीं किया है, आप एक एक बॉल का रन नहीं देख रहे हो, आपने सिर्फ क्या देख लिया, ग्राफ। तो ग्राफ का मतलब क्या हुआ, ग्राफ का सिंपल सा मतलब ये हुआ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब ये है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा डाटा होता है, ह्यूज अमाउंट में डाटा होता है, लार्ज अमाउंट में डाटा होता है, तो उसको आप क्या नहीं कर सकते बच्चों, उसको वन बाई वन प्रोसेस करने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन उसी की जगह उसका ग्राफ बना हुआ मिल जाए हमें, तो ग्राफ से हम देख कर बता देंगे कि ओवरऑल चल क्या रहा है। मतलब उसका एक झलक में हमें पूरे डाटा का ओवरऑल आइडिया मिल जाता है ग्राफ देखकर। इसलिए ग्राफ्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डाटा की कोई कमी नहीं है। और अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में बहुत सारी चीजों में बहुत सारा डाटा आएगा, इसलिए यहाँ पर ग्राफ को एनालाइज करना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। और हमें समझ में आता है कि चीजें मूव कैसे कर रही हैं, चीजें चल कैसे रही हैं, चीजें प्रोसेस कैसे कर रही हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ क्रिकेट मैच के एग्जांपल से बताया। ऐसे अब हम बहुत सारे ग्राफ्स फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। वेलोसिटी का ग्राफ, टाइम का पोजीशन का ग्राफ टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, है ना। तो वो कैसे एनालाइज करते हैं, उनका ग्राफ का क्या मतलब होता है, तो ग्राफिकल मीनिंग समझने वाले। लेकिन हमें ये तो समझ में आए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब होता है ना बच्चों, और ग्राफ्स कब यूज करने चाहिए और किस लिए यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, इसको भी आप लिख लेंगे कि ग्राफ
graphs gives graph give us overall graphs give us overall idea of any situation which involves which involves which involves a large amount of data which involves a large amount of data तो आई थिंक आपको बच्चों ग्राफ्स क्यों यूज किए जाते हैं, कब यूज करना चाहिए, ये बात क्लियर होगी। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ये तो अपन को समझ में आ गया। अब फिजिक्स में जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो उनकी क्या मीनिंग है, उनको कैसे रीड करेंगे वो हम समझते हैं। तो बेसिकली ग्राफ में दो एक्सिस हैं हमारे पास। जैसे आप जनरल जो पढ़ते हो तो आप एक एक्सिस क्या मान लेते हो बच्चों, वाई एक्सिस मान लेते हो, और एक कौन सी एक्सिस मान लेते हो बच्चों, एक्स एक्सिस मान लेते हो, है ना। तो हमने एक वाई एक्सिस मान ली, एक एक्स एक्सिस मान ली। अब जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे ना तो ये वाई कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, मतलब वाई की जगह कुछ भी हो सकता है। वाई की जगह वेलोसिटी हो और एक्स की जगह टाइम हो, तो वो कौन सा ग्राफ हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो वाई एक्सिस की जगह में, जब क्रिकेट मैच वाला मैं एग्जांपल ले रहा था तो वाई में रन था और एक्स एक्सिस में ओवर था, तो ये रन्स और ओवर्स का ग्राफ बन गया। तो y और x मैं जनरलाइज कर रहा हूं, बाकी y की जगह कुछ भी हो सकता है और x की जगह कुछ भी हो सकता है, वो हम एनालाइज कर लेंगे। अब बच्चों जब भी आपको ग्राफ रीड करना होता है, किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच का ग्राफ दिया है, मान लो मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ ले लेता हूँ जो स्ट्रेट लाइन है, बाकी वो ऐसे कर्व में भी हो सकता है, जिगजैग में भी हो सकता है, बार्स में भी हो सकता है ना, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी सिंपल सा ग्राफ ले लेते हैं, सिंपल सा लाइन लेते हैं। तो कोई भी ग्राफ जो होता है ना बच्चों, तो उस ग्राफ में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ग्राफ को रीड करने में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फिजिक्स के नजरिए से। तो ग्राफ में पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है स्लोप ऑफ ग्राफ। तो हमें पहली बात तो ये समझना है कि ग्राफ में स्लोप का क्या मीनिंग है, स्लोप का क्या मीनिंग है, तो वो मैं आपको समझाने वाला हूं। और दूसरा होता है एरिया ऑफ कर्व, या एरिया ऑफ ग्राफ, या एरिया ऑफ कर्व, जो बोलना चाहो आप। तो इसका क्या मतलब होता है, तो मैं आपको दोनों चीजें समझाते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों कभी भी आपको y और x एक्सिस के बीच का ग्राफ दें, अब y की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, ये तो जनरल बताया हमने। तो अगर आपको दो पॉइंट पता हो, एक पॉइंट A पता हो और एक पॉइंट B पता हो, और दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो B के मान लीजिए x कोऑर्डिनेट x2 है, y कोऑर्डिनेट y2 है, और A का x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है। तो आपको पता हो गया कि x के करस्पॉन्डिंग जो x एक्सिस में वैल्यू है बच्चों वो x1 है, और B के करस्पॉन्डिंग जो आपका x में कोऑर्डिनेट है वो x2 है। वैसे A के करस्पॉन्डिंग y में जो वैल्यू है बच्चों वो y1 है, और y के करस्पॉन्डिंग y में जो वैल्यू है बच्चों वो y2 है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। तो इसमें आप यहाँ पे देखो तो ये a से लेके b तक का जो x की वैल्यू है, a से b तक के बीच की वैल्यू, तो देखो ये बच्चों क्या है, x2 माइनस x1, देखो x2 माइनस x1, फिर से देखो x2 माइनस x1, है ना। तो समझ में आ रहा हो, इसको डेल्टा x भी लिख सकते हैं। तो a से लेके b तक में x की वैल्यू, x का चेंज वो कितना हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1। समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। और वैसे ही आप a से लेके b तक y में चेंज देखो, y में, तो ये है y2, ये y2 है ना बच्चों, ये y2 है, ये y1 है, तो y2 में से y1 घटा दो, देखो कितना बचेगा, a से b तक का y का डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा डेल्टा y, जिसको आप लिख सकते हो y2 माइनस y1। अब हमारे पास ये ग्राफ है, हमें दो पॉइंट्स अगर पता है, किसी भी ग्राफ में दो पॉइंट्स पता है, तो हमें डेल्टा x पता चल गया, x2 माइनस x1, हमें डेल्टा y पता चल गया दोनों पॉइंट्स के बीच का, y2 माइनस y1। तो उसमें जो स्लोप को बच्चों डिफाइन किया गया है, स्लोप डिफाइन किया गया है, तो स्लोप कैसे डिफाइन किया गया, स्लोप इज द रेशियो ऑफ चेंज इन y एक्सिस बिटवीन द टू पॉइंट्स अपॉन चेंज इन x एक्सिस
बिटवीन दैट टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का चेंज y का रेशियो किसके साथ, उन दोनों पॉइंट्स में x के चेंज के साथ। तो जब आप रेशियो लेते हो तो इस रेशियो को स्लोप कहा जाता है बच्चों। यानी स्लोप का फॉर्मूला हो गया y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो आई होप आपको स्लोप की डेफिनेशन बच्चों क्लियर होगी कि किसी भी ग्राफ में स्लोप कैसे निकालते हैं। तो किसी भी ग्राफ में स्लोप निकालने का तरीका है कि हमें दो पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो उसमें जो y एक्सिस में क्वांटिटी होगी उसके चेंज का रेशियो जो x एक्सिस में क्वांटिटी है उसका चेंज दोनों पॉइंट्स के बीच में, उनका जो रेशियो लोगे आप उसी को हम स्लोप कहेंगे। उसी को बच्चों हम क्या कहेंगे, स्लोप कहेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि स्लोप ऑफ ग्राफ का क्या मतलब होता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। तो किसी भी ग्राफ में अगर आपको स्लोप निकालना है तो आपको कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए बच्चों, दो पॉइंट्स चाहिए। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे। तो आप दोनों के y का चेंज का रेशियो x के चेंज के साथ लोगे तो आपको स्लोप मिल जाएगा, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस तरीके से हम आगे चलकर ग्राफ्स में स्लोप निकालेंगे और फिर देखेंगे कि ये स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो अभी तो आपको मैंने बस ये समझाया कि स्लोप निकाला कैसे जाता है किसी भी ग्राफ में। तो कोई भी दो पॉइंट्स बताओ तो आप बहुत इजीली स्लोप ऑफ द ग्राफ निकाल सकते हो। तो बच्चों हमने ये देख लिया कि स्लोप ऑफ ग्राफ कैसे निकाला जा सकता है अगर हमें दो पॉइंट्स पता है ना। अब उसके बाद एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ कर्व, वो कैसे निकाला जाता है, सेकंड चीज है ना, एरिया। इसको ऐसे भी बोलते हैं एरिया अंडर कर्व या फिर एरिया अंडर ग्राफ, जो आप बोलना चाहो, है ना। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं। स्लोप हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब उसका मीनिंग क्या है, स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमें निकालना तो आना चाहिए, तब तो हम समझ पाएंगे कि क्या बताएगा वो। वैसे एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। वो क्या इन्फॉर्मेशन देता है वो तो हम ग्राफ टू ग्राफ सीखेंगे, अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है इसलिए वो ग्राफ टू ग्राफ सीखेंगे। लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करना है एरिया को वो कैसे समझेंगे, तो उसको मैं आपको समझाता हूँ, है ना। तो जैसे मान लो बच्चों, वैसे ही आप एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, जनरलाइज ले लेते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है। एक्चुअल जब ग्राफ्स आएंगे तो एक्स एक्सिस जगह कुछ भी हो सकता है, वाई एक्सिस जगह कुछ भी हो सकता है। और मान लो अभी वही स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें बच्चों मान लीजिए कि दो पॉइंट्स है x1 और x2। तो आपको ये बोला गया है कि फाइंड फाइंड या फिर अभी तो फाइंड नहीं कर रहे हैं, अभी तो मार्क कर लो, मार्क द ग्राफ, मार्क मार्क द एरिया अंडर ग्राफ फ्रॉम x is equals to x1 to x is equals to x2। मतलब x1 से x2 तक हमें एरिया मार्क करना है। कौन सा एरिया होगा ये, जब भी आपको x1 से x2 तक एरिया बोला जाएगा तो कैलकुलेशन तो कर लेंगे बाद में, कैसे कैलकुलेट करेंगे बाद में सीख लेंगे, लेकिन मार्क कैसे करेंगे एरिया ये तो पता चले। तो बच्चों मार्क करने का तरीका क्या है एरिया का, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपके पास एक ग्राफ होगा, कोई भी कर्व होगा, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व भी हो सकता है, और ये आपका एक्स एक्सिस होगा। तो सबसे पहले जहां से बोला गया है मार्क करने के लिए तो x1, तो बच्चों x1 से एक परपेंडिकुलर लाइन या पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचो। x1 से पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचो, देखो ये डॉटेड लाइन रेड कलर की। और ये जहां पर ग्राफ को कट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन हो, कर्व लाइन हो, जहां भी कट कर रहा है वहां पे आप मार्क कर लो। तो हमने मार्क कर लिया। फिर हमें क्या करना है कि x2 जहां तक एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, x2 x1 से x2, तो वहां से फिर से पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचो, पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचो, खींचा। ये भी इस कर्व को एक जगह पे कट कर रहा होगा तो वहां पे मार्क कर लो। अब जितना एरिया x एक्सिस के बीच में x1 और x2 से जो हमने पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचा है उसके बीच में, और ये ग्राफ के बीच में, कर्व के बीच में जो भी एरिया आ रहा है वही एरिया अंडर कर्व है, वो हमारा एरिया है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। जब ऐसा बोला गया तो ये एरिया मार्क करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे मार्किंग होती है, एरिया को कैसे मार्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में हम दूसरा ग्राफ लेते हैं। ये बच्चों आपका x1 हो जाता है, यहाँ पे x2 हो जाता, और यहाँ पे कोई ऐसा कर्व होता, कुछ भी ग्राफ हो सकता ना y और x के बीच में, जरूरी नहीं तो है नहीं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमें ये जो एरिया मार्क करना है x1 से x2, यहाँ पे कैसे मार्क करेंगे, तो फिर से वही प्रोसेस, आप x1 से पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचते जाओ, कर्व को जहां पे कट करे वहां पे मार्क कर लो। फिर x2 के पैरेलल
x2 से पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन खींचो, जहां कट कर रहा हो वहां पे कट कर लो, मार्क कर लो। अब उस ग्राफ उस कर्व के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितना एरिया फंस जाएगा वही हमारा एरिया अंडर कर्व है, उसी को हम एरिया अंडर कर्व बोलते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए कि इस टाइप का, ये 1, ये 2, 3, अभी मैं आपको मार्किंग सिखा रहा हूं कि मार्क कैसे करते हैं एरिया। जैसे आपसे बोला जाए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और आपको एरिया जो मार्क करना है वो x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इज इक्वल्स टू 2 तक मार्क करना है, और आपका कर्व इस तरीके का ऐसे। तो बच्चों कैसे मार्क करोगे? एक पॉइंट तो आपको x इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा और एक कहीं पर x इक्वल्स टू 2 रहेगा। तो पहले तो आप x से पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचो, लेकिन यहाँ पे कर्व खुद ही कट कर रहा है, कर्व तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं कट कर लो, उसको पैरेलल खींचने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि यहीं से पास हो रहा है। अगर ये यहीं से कट नहीं होता तो फिर हमें पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचनी पड़ती। अब x2 में देखो, जैसे कि अब x एक्सिस पर कट नहीं कर रहा है तो ऊपर कहीं पर है, तो पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचे और कर्व को जहां पर कट कर रहा हो वहां मार्क कर लें। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में, x एक्सिस के बीच में और कर्व के बीच में जो भी एरिया फंस गया है उसको मार्क कर लें। तो ये हमारा एरिया अंडर कर्व है, फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2। जैसे मान लीजिए कि फोर्थ इस टाइप का ग्राफ है आपके पास, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऐसा कोई ग्राफ है, और आपको बोला है x इक्वल्स टू 1 से लेकर x इक्वल्स टू 2 तक एरिया मार्क करें। तो कैसे मार्क करेंगे? पहले x1 से लेकर बच्चों पैरेलल टू x एक्सिस खींचेंगे। देखो अब 0 से मार्क नहीं किया है इसलिए 0 पे कट नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर गया है, x एक्सिस से पास नहीं हो रहा है, इसलिए हमें पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचना पड़ा। वैसे x2 से पैरेलल टू y एक्सिस लाइन खींचो। अब जितना एरिया ग्राफ के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहा है उसको मार्क कर लो। तो दिस इज अवर एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x1, फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कभी भी ग्राफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो मैं सिखा ही दूंगा आपको, और ये क्या इंफॉर्मेशन देता है ये भी समझ में आ जाएगा, लेकिन एरिया मार्क कैसे करते हैं ये तो समझ में आना चाहिए ना बच्चों। तो ये समझना बड़ा ही जरूरी था। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि एरिया अंडर कर्व की मार्किंग कैसे होती है, और अब हम सीखेंगे कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं एग्जाम्पल से। और फिजिक्स में हम ग्राफ्स पढ़ते हैं, तो अब ग्राफिकल एनालिसिस चालू करते हैं। तो आई होप आपको दोनों पॉइंट क्लियर होंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है और एरिया अंडर कर्व या ग्राफ क्या होता है। तो बच्चों ग्राफ के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर, स्लोप और एरिया अंडर कर्व, ये मैं दोनों आपको बता चुका हूं। अब वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देंगे वो हम वन बाय वन देखते जाते हैं और सीखते जाएंगे, है ना। और ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, उसका क्या मतलब होता है वो भी हमें समझ में आता जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। जो हमने अभी तक मोशन पढ़ा है ना बच्चों, उनका ग्राफिकल एनालिसिस कैसे किया जाएगा वो एनालिसिस हम सीखते हैं, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। कौन सी चीज क्या बताएगी इसमें? आप कुछ सेट्स ऑफ ग्राफ होते हैं बच्चों, है ना। जैसे सबसे पहला ग्राफ और सबसे बेसिक ग्राफ जो होता है, फर्स्ट टाइप के ग्राफ, उनको बोला जाता है पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब पोजीशन वर्सेस वाई एक्सिस में आपका पोजीशन हो जाएगा और एक्स एक्सिस में बच्चों आपका टाइम होगा। तो उन ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ्स होते हैं इसमें भी बहुत सारे केसेस हैं, तो मैं एक एक केस करके आपको सॉल्व करके बताते चलता हूँ और उसकी इंपॉर्टेंस बताते चलता हूँ, और वो मोशन को कैसे डिफाइन करता है वो मैं आपको बताते चलता हूँ। तो केस नंबर 1, मान लीजिए कि आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि पोजीशन टाइम ग्राफ में आपका बच्चों पोजीशन जो है वो आपका कहाँ है? पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? एक्स से। तो पोजीशन को आपको वाई एक्सिस में लेना है, तो एक्स से डिनोट करते हैं, इसलिए वाई एक्सिस की जगह एक्स आ गया, एक्स। और एक्स एक्सिस की जगह पर टाइम लेना है, तो मैंने एक्स एक्सिस पर टी लिख दिया। अब मान लीजिए ये ऐसा यूनिट में लिया गया है, जो आपका एक्स एक्सिस में टाइम है वो सेकंड्स में, और वाई एक्सिस में जो पोजीशन है वो मीटर्स में। अच्छा बच्चों, हम ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डाटा। अब मान लो कि आपका कुछ इस तरीके का मोशन है कि यहाँ पे आपको पोजीशन दिया है और यहाँ पे आपको टाइम दिया है, तो इसके बहुत सारे डाटा दिए हैं आपको, तो उसको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ये सेकंड्स में दिया गया है, और ये पोजीशन जो है वो मीटर्स में दिया गया। तो 0 सेकंड में पार्टिकल 2 मीटर पे था, 1 पे भी 2 था, 3 पे भी 2 था,
4 पे भी 2 पर है। तो अगर हमें यहाँ पे मार्क करना है तो अब कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, देखो बच्चों। तो ये आपका 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड और ये 2 मीटर्स है ना। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है इसके हिसाब से, तो जो डाटा दिया है मतलब 1 पर। अब ग्राफ में मार्क करना तो आता ही है ना आपको, ऐसा तो है नहीं मार्क करना नहीं आता है। तो 1 सेकंड पे 2 मीटर, तो ये वाला पॉइंट, 2 सेकंड पे 2 मीटर ये वाला पॉइंट, 3 सेकंड पे 2 मीटर ये वाला पॉइंट, 4 सेकंड पे ये। अब इसको मिलाओगे तो देखो आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, लेकिन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल मिल गई बच्चों, स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो आप ध्यान से देखें जरा, इस स्ट्रेट लाइन को ध्यान से देखो आप। ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है, डाटा को देखो पहले तो। अगर आप डाटा को एनालाइज करो तो आप समझ पा रहे होगे कि अगर कहीं पर ओरिजिन है जहां से ये नापा गया है, तो वहां से 2 मीटर पे कोई पार्टिकल है, तो 1 सेकंड पे भी वही है, 2 सेकंड पे भी 2 ही पर है, 3 सेकंड पे भी 3 सेकंड पे भी 2 पर है। यानी कि वो तो कहीं जा ही नहीं रहा है भाई, वो कहीं मूव कर ही नहीं रहा है, पार्टिकल वहीं रुक गया है x इक्वल्स टू 2 पर। यानी कि बच्चों पार्टिकल कैसा है, रेस्ट पर, रेस्ट पर। तो हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं, जब भी आप ऐसा ग्राफ देखें तो आप समझ जाएंगे बॉडी इज इन रेस्ट, मोशन तो हो ही नहीं रहा है। तो जब भी आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ आए और वो पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस मिले, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब जो बॉडी है बच्चों वो कैसी है, वो बॉडी रेस्ट पर है, वो बॉडी कैसी है, रेस्ट पर। आई होप आपको बात क्लियर होगी। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे हमेशा कि जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे, व्हेन पोजीशन टाइम ग्राफ, when position time graph becomes parallel to time axis, becomes parallel to time axis, then the body is said to be in rest। तब बॉडी रेस्ट पे रहेगी। मतलब ग्राफ देख के आप सिचुएशन समझ गए कि बॉडी कर क्या रही है, इसी को तो एनालिसिस बोलते हैं बच्चों, ग्राफ की। तो कभी भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ का जो ग्राफ है वो अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली में बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, वो हमेशा रेस्ट में, क्योंकि हर टाइम तो उसकी पोजीशन कांस्टेंट है, पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, तो वो कहीं जा भी नहीं रहा है, तो बॉडी इज इन रेस्ट। तो आई होप बच्चों आपको ये एनालिसिस क्लियर होगा और समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों ये एक प्रकार का सिचुएशन हो सकता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड पार्ट, बी सिचुएशन देखते हैं वो क्या हो सकती है। तो देखो यहाँ पर जो आपको डाटा है वो कुछ इस टाइप का भी मिल सकता है। ये आपकी पोजीशन है, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना, तो x सेंटीमीटर, टाइम आपका सेकंड्स में है, और यहाँ पे हम कुछ अलग डाटा ले लेते हैं। अभी जो डाटा लिया उसको हमने एनालाइज कर लिया। यहाँ पे मान लो 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, और यहाँ पे ऐसा मान लो बच्चों कि यहाँ पे 0 सेकंड पे पार्टिकल 0 मीटर्स पे था, 1 सेकंड पे 2 मीटर्स पे आ गया, 2 सेकंड पे 4 मीटर्स पे आ गया, ये 6 पे आ गया, 8 पे आ गया। इस टाइप का कुछ मोशन हो रहा है, मतलब इस तरीके से पोजीशन चेंज हो रही है ना। पहले तो पोजीशन फिक्स थी, तो ऐसा मोशन भी हो सकता है। अब इसको ग्राफ में देखते हैं ये कैसा दिखाई देगा हमें ग्राफ में। तो देखो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, एक्स एक्सिस में कौन सा वेरिएबल आएगा, टाइम, और वाई एक्सिस में कौन सा वेरिएबल आएगा, एक्स, क्योंकि हम पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं ना, एक्सटी ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ को एक्सटी ग्राफ्स भी बोलते हैं ना, याद रखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ्स को एक्सटी ग्राफ भी बोला जाता है। तो देखिए बच्चों अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग कर लो पहले, तो जो डाटा दिया उसको ग्राफ बनाना तो आपको आता ही है। तो यहाँ एक काम करते हैं, ये x का 0 पॉइंट है, ये x का 2 है, 4 है, 6 है, और ये बच्चों 8 है ना, x मीटर्स में और टाइम सेकंड में। और टाइम भी मार्क कर लेते हैं, ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, है ना बच्चों, और भी आगे ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम पॉइंट्स मार्क कर लें जल्दी से। तो 1 सेकंड पे 2 मीटर मतलब ये वाला पॉइंट, 2 सेकंड पे 4 मीटर मतलब ये वाला पॉइंट, 3 सेकंड पे 6 मीटर मतलब बच्चों ये वाला पॉइंट, और 4 सेकंड पे 8 तो ये वाला पॉइंट।
तो आप इन सारे पॉइंट्स को जोड़ोगे तो देखो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है फिर से। लेकिन अब ये पहले से अलग स्ट्रेट लाइन है कि पहले जैसी है? पहले की स्ट्रेट लाइन जो थी बच्चों वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस थी, लेकिन ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है, ये टाइम एक्सिस से कुछ एंगल इंक्लाइंड है। तो हम बोलेंगे दिस स्ट्रेट लाइन इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। अब देखो बच्चों ये ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये ग्राफ क्या बता रहा है, इससे क्या मोशन है? तो देखिए बच्चों ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये आपका इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है ना, पैरेलल टू टाइम एक्सिस नहीं है। लेकिन ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें तो बच्चों समझ में आएगा। ये थोड़ा सा इस साइड ऐसे बनाना चाहिए अपन को, ये 4 में जाके ये वाली डॉट लाइन, ये 6 वाली है ना, तो ये 6 पे 3, ये 4 पर 2 और ये 2 पर 1 है ना। अब हमें ये क्या इंफॉर्मेशन देता है ये ग्राफ, उसको हम चेक करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं और इस साइड अब एनालिसिस करते हैं। तो देखो मैंने अभी आपको स्लोप ऑफ ग्राफ बनाना सिखाया था, तो एक काम करो इसका स्लोप निकालते हैं अपन। एक काम करते हैं इसका बच्चों, क्या निकालते हैं? स्लोप। तो एक काम करो इसको 0 पॉइंट मान लो, ये वाला पॉइंट जो है इसको ए मान लो, ये वाला पॉइंट जो है बी मान लो, ये वाला पॉइंट जो है उसको सी मान लो बच्चों, और ये वाला पॉइंट जो है वो डी मान लो। अब स्लोप निकालने के लिए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए बताओ बच्चों, बताइए। 2 पॉइंट्स हमने बताया था ना, अगर मुझे 2 पॉइंट्स पता है तो मैं चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स का रेशियो लूंगा तो मुझे स्लोप मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट, अब ये सारे पॉइंट्स आपको पता है, कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो। जैसे बच्चों मैं 0 से डी चूज कर लेता हूँ, एक पॉइंट 0 चूज कर लेता हूँ और एक पॉइंट डी चूज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर तो मुझे इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, बी केस में स्लोप। तो बच्चों जो स्लोप होता है वो आपको पता है डेल्टा वाई का चेंज अपॉन डेल्टा एक्स का चेंज। लेकिन यहाँ पे वाई की जगह कौन ले रहा है? इस ग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ वाई एक्सिस में वाई नहीं है, वाई एक्सिस में एक्स है। तो एक्चुअली में स्लोप को क्या लिखना चाहिए? डेल्टा एक्स अपॉन, और एक्स एक्सिस में टाइम है तो यहाँ पे नीचे डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा टी आना चाहिए। मतलब ये होगा x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अब हमें 2 पॉइंट चूज करना है, तो फर्स्ट पॉइंट किसको चूज करो? तो फर्स्ट पॉइंट आप चूज कर लो बच्चों 0 वाले पॉइंट को, और सेकंड पॉइंट चूज कर लो बच्चों किसको? डी वाले पॉइंट को। यानी डी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं, डी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज, अब डी के कोऑर्डिनेट्स बोलो बच्चों, डी के कोऑर्डिनेट्स। तो देखो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? डी का एक्स एक्सिस में मतलब टाइम एक्सिस में कोऑर्डिनेट है 4, तो डी के कोऑर्डिनेट हो गए 4, वाई एक्सिस में बच्चों 8 है तो 4, 8। और 0 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 तो ओरिजिन है, वहां पे एक्स और टाइम दोनों ही 0 है, देखो 0 0, तो इसके कोऑर्डिनेट होगा 0 0 ओ वाले पॉइंट के। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट हमने ये माना, तो ये जो है हमारा, ये आपका x1 हो गया, मतलब ऐसा लिखना चाहिए, पहले x एक्सिस वाला पॉइंट लिखना t1, x1, और ये वाला जो d वाले कोऑर्डिनेट हो गए, ये सेकंड पॉइंट है तो ये हो गया आपका t2, x2। तो हमें t1 x1 t2 x2 सब मिल गए, तो यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं बच्चों। देखो स्लोप, तो निकालिए स्लोप। तो हम स्लोप निकाल रहे हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, 0 एंड डी, 0 और डी के बीच का स्लोप निकाल रहे हैं 2 पॉइंट्स के बीच का। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे x2 माइनस x1, तो x2 कितना है देखो बच्चों 8, माइनस x1 कितना है बच्चों 0, तो 8 माइनस 0 अपॉन t2 कितना है बच्चों, देखो d वाला टाइम 4, माइनस t1 वाला बच्चों ओ वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो वो भी 0 है, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 8/4 विच विल बिकम 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बच्चों आपका आंसर क्या है? देखो x की यूनिट क्या थी? x की यूनिट है मीटर, और टाइम की यूनिट क्या है बच्चों? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या आई? मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या आई बच्चों? मीटर पर सेकंड। और मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? आपको पता है मीटर पर सेकंड होती है वेलोसिटी। यानी कि हमें यहां से पता चला कि एक्चुअल में पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। देखो आपने स्लोप निकाला तो वेलोसिटी तो आ रही है, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो बच्चों हमें वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी का। तो कभी भी पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको क्या निकाल लेना चाहिए? उसका स्लोप निकाल लेना चाहिए, तो उससे आपको वेलोसिटी
मिल जाएगी। तो बच्चों हम ये समझ गए हैं कि जो स्लोप है, एक्स ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। वो हम अभी लिख लेंगे, ये हम पॉइंट याद रखेंगे। लेकिन अभी हम मोशन की चर्चा नहीं की है, ये मोशन किस प्रकार का मोशन है वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो एक काम करते हैं, एक जगह पे और स्लोप निकालो आप। तो देखो आप एक काम करो, ए से सी के बीच में निकालो बच्चों। एक पॉइंट ए मान लो और दूसरा पॉइंट आप सी मान लो, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट। कोई भी दो पॉइंट के लिए स्लोप निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब फर्स्ट पॉइंट में आपका ए मान लेता हूँ। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब टाइम कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, ए पर 1, कॉमा उसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो कितना है 2। फिर इसमें सेकंड पॉइंट आप मान लो किसको बच्चों, सी को। उसके लिए स्लोप निकाल के देखते हैं, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में स्लोप निकाल सकते हैं ना, तो निकाल के देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आपका सी पॉइंट का जो टाइम एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वो 3 सेकंड्स है, और जो आपका एक्स मतलब वाई की जगह है एक्स, उसका कोऑर्डिनेट है बच्चों 6 मीटर। तो देखो यहाँ पर ये जो है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, सेकंड पॉइंट है, तो ये आपका हो गया T2 और कॉमा x2। और ये आपका ए वाले पॉइंट का इनिशियल पॉइंट है, तो ये हो गया आपका T1 कॉमा x1 है ना बच्चों। तो स्लोप निकालना बहुत आसान है, स्लोप निकालना तो अभी हमने सीखा है। तो अब स्लोप आप ए से सी पॉइंट के लिए निकाल रहे हो, तो देखो फॉर्मूला यही लगेगा, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो x2 है बच्चों 6 माइनस x1 वो है 2, डिवाइड बाई T2 है 3 माइनस T1 है 1। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 4/2, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। देखो बच्चों फिर से 2 मीटर पर सेकंड आया है। आप ऐसे ही बी से सी निकाल के देखो, बी से डी निकाल के देखो, ए से सी निकाल के देखो, जीरो से बी निकाल के देखो, जीरो से सी निकाल के देखो, किसी भी दो पॉइंट्स को चूज करके स्लोप निकाल के देखो, हमेशा आंसर यही आएगा बच्चों 2 मीटर पर सेकंड। मैंने दो पॉइंट्स के लिए निकाल के दिखाया आपको 2 बार। आप ऐसे किसी भी पेयर को लो, किसी भी पॉइंट के पेयर को ले लो, आंसर हमेशा 2 मीटर पर सेकंड आएगा। घर पे आप करके देखना। तो इसका मतलब यह है कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो किसी भी इंटरवल के लिए 1 से 2 सेकंड हो, 1 से 3 सेकंड हो, 1 से 4 सेकंड हो, 3 से 4 सेकंड हो, किसी भी इंटरवल के लिए इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती है। मतलब हम क्या समझे कि इसकी हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वेलोसिटी का होने का क्या मतलब हुआ, कांस्टेंट रफ्तार का। देखो हमने मोशन पढ़ लिया है, तो इसका क्या एनालिसिस लगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो मोशन है बच्चों वो यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो बेसिकली एक्सेलरेशन भी जीरो है। वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन जीरो होता है ना बच्चों। जब वेलोसिटी में चेंज आता है तब एक्सेलरेशन आता है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब आपका यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन, जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन है। देखो ये इस चीज से भी समझ में आ रहा है कि पहले 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया, फिर दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर कवर किया, तभी तो 2 प्लस 2 4 हुआ। फिर तीसरे सेकंड में फिर से 2 मीटर, चौथे सेकंड में फिर से 2 मीटर, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो हम ये बात अब समझ गए कि पहली बात तो, पहला पॉइंट तो ये समझ गए कि एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी का आइडिया देता है। किसका आइडिया देता है बच्चों, वेलोसिटी का। और दूसरा पॉइंट हम ये समझे कि कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन हो और अगर वो टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड हो, पैरेलल नहीं बच्चों, टाइम एक्सिस से इंक्लाइंड हो, तो इसका मतलब वो जो मोशन कर रहा है बॉडी वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है और उस समय उसका एक्सेलरेशन जो है बच्चों वो जीरो है। तो आई होप आपको एनालिसिस समझ में आई है कि एक्सटी ग्राफ का ये सेकंड सिचुएशन कैसा है ना। तो ये जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको जल्दी से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना चाहिए हमें। तो नोट, तो सेकंड केस में हमने दो चीजें सीखी। पहली चीज कि हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, गिव्स give us the velocity, give us the velocity of particle की वो वेलोसिटी देता है कौन, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हम क्या सीखें, अगर एक्सटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आए which is inclined to time axis, not parallel to time axis, inclined to time axis,
इसका मतलब मोशन जो है, मोशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, है ना बच्चों। तो इसको भी लिख लेते हैं, व्हेन पोजीशन टाइम ग्राफ, मतलब एक्सटी ग्राफ is a straight line, xt graph is a straight line inclined, पैरेलल नहीं होना चाहिए बच्चों, इंक्लाइंड रहना चाहिए। तो when xt graph is a straight line inclined to time axis, inclined to time axis, inclined to time axis, then the motion, then the motion is said to be uniform motion, said to be uniform motion, that is velocity of body, that is velocity of body remains constant, velocity of body remains constant। तो बॉडी की जो वेलोसिटी है बच्चों वो कांस्टेंट रहेगी। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पोजीशन टाइम ग्राफ समझ में आ रहा होगा, और ये जो हमने एनालिसिस की है, और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमेशा वेलोसिटी देता है, ये भूलना नहीं है, ये बहुत काम आएगा आपको। तो बच्चों दो टाइप की सिचुएशन का हम ग्राफ बना चुके हैं, दो केसेस के लिए। एक और केस देखते हैं और उसमें देखते हैं कि पोजीशन इसमें कुछ और अलग तरीके से वेरी करेगी, है ना। कैसे वेरी करेगी, तो कुछ डाटा ले लेते हैं, फिर हम ग्राफ बनाते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। तो जैसे मान लो अभी जैसे हम बोलते आ रहे हैं कि एक्स जो है आपका पोजीशन वो मीटर्स में ले रहे हैं, टाइम जो है वो सेकंड्स में ले रहे हैं बच्चों, और यहाँ पे कुछ आपको ऐसे डाटा दिया गया, मान लो इस तरीके से 0 1 2 3 4, और मान लो 0 पर आपका 0 मीटर्स है, 1 पर 1 मीटर पे है, 2 पर 4 मीटर पे है, 3 पर 9 मीटर पे है पार्टिकल, और 4 सेकंड पर 16 मीटर्स पे है पार्टिकल। कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, पार्टिकल ऐसे कुछ मूव कर रहा है। तो देखो बच्चों अब इसको कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो हम सबसे पहले ग्राफिकल एनालिसिस करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे वही पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो आपको पता ही है टाइम एक्स एक्सिस में टाइम लेंगे और वाई एक्सिस में पोजीशन लेंगे, पोजीशन मीटर्स में लेंगे, टाइम सेकंड्स में लेंगे। फिर इनकी मार्किंग करनी है, तो हम मार्किंग कर लेते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया 1 सेकेंड, ये हमारा 2 सेकेंड, ये हमारा 3 सेकेंड, ये हमारा 4 सेकेंड। वैसे यहाँ पे देखो ये आपका 1 मीटर, ये 0 मीटर, तो ये 1 मीटर है ना, यहाँ बना लेते हैं। फिर ये 4 मीटर, फिर ये 9 मीटर और 16 मीटर कुछ यहाँ, तो थोड़ा गैप करना पड़ेगा ना, गैप बढ़ता जा रहा है। तो ये 1 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 9 मीटर और बड़ा गैप, फिर 16 मीटर और बड़ा गैप। अब मार्किंग करना है, तो मार्किंग करना आपको आता है बच्चों। 1 0 पे 0 है तो ये एक पॉइंट ये मिल गया, 0 पे 1 है तो एक पॉइंट ये मिल गया, 2 पर 4 है तो बच्चों एक पॉइंट आपको ये मिल गया, 3 पर 9 है तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया, 4 पर 16 है तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया। तो इसको आप ऐसे ज्वाइन करो बच्चों। जब ये सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो देखो अब आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, अब स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है। देखो अभी तक जो हमारा टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ था, या तो स्ट्रेट लाइन मिल रही थी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या स्ट्रेट लाइन मिल रही थी आपकी इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज कर्व्ड लाइन। ऐसी कोई भी लाइन जो स्ट्रेट ना हो उसको हम कर्व्ड लाइन बोलते हैं। मतलब ये ग्राफ कर्व्ड मिला है अपन को, कर्व्ड ग्राफ मिला है, कर्व्ड लाइन का ग्राफ मिला है ना। अब इस ग्राफ का क्या मतलब है, कर्व्ड लाइन वाले ग्राफ का? फिर से वही, आप चाहो तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर सकते हो। ये आपका 0,0, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है बच्चों, है ना। तो ई पॉइंट पे ये 16 4, डी पॉइंट पे आपका 9 और 3, 4 और 2, 1 और 1 और 0,0, ये आपका ए वाला पॉइंट हो गया। अब देखो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें अपन स्लोप निकाल के देखते हैं बच्चों, है ना। स्लोप निकाल के देखते हैं क्योंकि स्लोप वेलोसिटी देता है ना, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वो वेलोसिटी देता है। तो स्लोप निकालने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए बच्चों।
तो यहाँ से ए और ई ले लेते हैं। एक आपका पॉइंट ए हो गया बच्चों और दूसरा पॉइंट आपका ई हो गया, यानी फर्स्ट पॉइंट आपका ए हो गया और सेकंड पॉइंट जो है बच्चों वो ई को ले लेते हैं हम। तो ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, देखो देखो देखो, ई का एक्स में जो टाइम है वो है 4, कॉमा ई में जो वाई की जगह एक्स है वो है बच्चों 16। वैसे ही ए पॉइंट पे देखो ये 0,0 है ना, यहाँ पे एक्स और वाई यानी कि टाइम और एक्स दोनों ही 0 है। तो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों, ये आपको T2 मिल गया, ये x2 मिल गया, और ये आपको T1 मिल गया, x1 मिल गया, है ना। अब आपको दोनों मिल गए हैं तो स्लोप निकालना कौन सी बड़ी बात है, स्लोप निकाल लेते हैं जल्दी से। तो देखिए बच्चों ये इसका स्लोप, यानी हम ए और ई पॉइंट के बीच का स्लोप निकाल रहे हैं, दो पॉइंट्स के बीच का निकालते हैं ना। तो यहाँ पे डेल्टा वाई की जगह डेल्टा एक्स है, तो ये x2 माइनस x1 डिवाइड बाई डेल्टा एक्स की जगह टी है टी, तो यहाँ पर T2 माइनस T1। तो देखो बच्चों अगर यहाँ निकालोगे तो x2 की वैल्यू 16 माइनस x1 की वैल्यू 0 है डिवाइड बाई T2 की वैल्यू 4 माइनस T1 की वैल्यू 0। तो देखो बच्चों ये 16/4 आया, मतलब 4 और यूनिट x की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड। तो जैसे मैंने कहा था स्लोप जो है आपको क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो ए से ई तक की वेलोसिटी क्या आई बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड। आप अब किसी और पॉइंट के लिए निकालो, एक काम करते हैं हम, अब हम निकालते हैं फर्स्ट पॉइंट डी को मान लेते हैं और सेकंड पॉइंट ई को मान लेते हैं। तो ई के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है 4,0 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, डी के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस में टाइम है वो 3 है, कॉमा वाई एक्सिस में जो एक्स है उसकी वैल्यू 9 है। तो ये हमने ले ली, तो आपको क्या मिल गया बच्चों, यहाँ से ये आप लिख सकते हो, ये जो है आपका ये T2 x2 है और ये आपका T1 x1 है। फिर से आप D से E के लिए स्लोप निकालो, तो D से E के लिए जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, देखो आप D से E के लिए स्लोप D to E, तो बच्चों x2 माइनस x1, तो x2 है 16 माइनस x1 है 9 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, तो T2 4 है और माइनस 3 है, तो देखो बच्चों 7/1, तो ये 7 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट में अलग अलग वेलोसिटी आ रही है। ऐसी आप कोई दूसरे पॉइंट लो, बी से सी, ए से सी, ए से डी, या बी से डी, या सी से ई, तो आप देखोगे कि वेलोसिटीज अलग अलग आएंगी। मतलब इसमें वेलोसिटी अलग अलग आने का मतलब क्या हो रही है, क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है बच्चों, इसका मतलब ये है कि ये हम समझ में आ गया कि इस ग्राफ में हो क्या रहा है कि वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी चेंज कर रही है। देखो उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है जो पहले ग्राफ में था, इससे पहले वाले केस में था, इस केस में नहीं है। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं है तो अब एक्सेलरेशन आएगा, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू अब 0 नहीं होगी, और एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी तो बच्चों ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, अगर मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो यूनिफॉर्म मोशन है एक्सटी ग्राफ में, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। लेकिन अगर मुझे कर्व्ड लाइन मिले एक्सटी ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में कोई कर्व्ड लाइन मिले, इसका मतलब वहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही होती है और वो नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कर्व्ड ग्राफ में आपका जो मोशन है, एक्सटी ग्राफ अगर कर्व्ड मिल जाए तो जो आपका मोशन है वो बच्चों कैसा होगा, पार्टिकल का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, इसमें क्लियर होगा, ये तीसरा केस भी आपको क्लियर होगा, है ना। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको नोट करके लिख लो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं हम, क्या नोट लिखना है कि whenever xt ग्राफ से क्या मतलब बच्चों, पोजीशन टाइम ग्राफ। whenever xt ग्राफ becomes whenever ft graphs becomes a curved line, है ना। अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड लाइन इन नेचर, मतलब उस लाइन का नेचर जो है वो कर्व्ड हो, कर्व्ड लाइन इन नेचर, then the motion of particle
is said to be non-uniform motion, is said to be non-uniform motion, non-uniform motion, that is velocity of particle changes, velocity of particle changes, and hence acceleration is not equals to जीरो। अगर पार्टिकल चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा, तो फिर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, फिर एक्सेलरेशन की भी कुछ वैल्यू आएगी। मतलब ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो ये कभी भी कर्व लाइन में। और दूसरा आप यहाँ से भी समझ सकते हो, देखो डाटा भी देख के समझ सकते हो। पहले 1 सेकंड में 1 मीटर चला, फिर दूसरे सेकंड में वो 3 मीटर चला, तो 1 + 3 जो हो गया वो 4 हो गया। फिर अगले 1 सेकंड में वो 5 चलता है, अगले 1 सेकंड में वो 7 चलता है। तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। तो बच्चों आपको बताया हुआ है, जब भी कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो कैसा मोशन परफॉर्म करता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आपको पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर होगा। जो 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं वो 3 केसेस में मैंने आपको करा दिया है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पोजीशन टाइम ग्राफ में, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ मिले, स्ट्रेट लाइन, तो बॉडी रेस्ट पर है, वो मूव ही नहीं कर रहा है, उसकी पोजीशन फिक्स हो गई। फिर अगर इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस स्ट्रेट लाइन है पोजीशन टाइम ग्राफ में, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। और अगर आपका कर्व्ड लाइन है एक्सटी ग्राफ, तो इसका मतलब उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, यानी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन तीनों के अलावा कि एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है बच्चों, स्लोप होता है, वो हमें क्या देता है? स्लोप गिव्स अस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वो हमें वेलोसिटी देता है। तो कभी भी एक्सटी ग्राफ अगर आए आपको क्वेश्चन में और आपसे वेलोसिटी पूछा जाए, तो आपको हमेशा क्या निकालना चाहिए बच्चों? एक्सटी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट कर लेना चाहिए, स्लोप कैलकुलेट। तो आई थिंक आपको एक्सटी ग्राफ के बारे में काफी जानकारी अब मिल गई है। तो अब हम चालू करेंगे, इसके बाद 2 ग्राफ और बनते हैं, वीटी और एटी, तो उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे, है ना बच्चों? तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।